बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मोटरवे वाक़े पर और हमारे रवैयों पर कि ज़्यादती के बाद इस मुतासरा खातून पर क्या बीत रही है और मुतासरा खातून किस कर्ब से गुजर रही है। लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, आधी रात का वक्त है और चारों तरफ घुप अंधेरा, वीरान सड़क, खराब गाड़ी और गाड़ी में अकेली औरत और 3 डरे सहमे हुए बच्चे। 2 डाकू आए और चंद लम्हों में इसका सरमाया यानी इसकी इज्जत को तार तार करके क़यामत से पहले इस पर क़यामत ढा दी गई। औरत जिसने अल्लाह रसूल के वास्ते दिए लेकिन फिर भी इन दरिंदों को इस पर रहम ना आया। वो इंसानी दरिंदे बच्चों को सड़क से नीचे झाड़ियों की तरफ ले जाते हैं और बेचारी औरत बच्चों की जानें बचाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ती है, इल्तिजाएं करती है, उनसे मिन्नतें करती है। इससे आगे नाज़रीन ना मैं आपको इतनी बताने की हिम्मत रखता हूँ और ना ही शायद आप में इतनी हिम्मत हो आगे सुनने की, क्योंकि मैं जब भी इस रात के बारे में सोचता हूँ जो रात उस हमारी बहन पर गुजरी तो मेरे रोंगटे यकीन करे खड़े हो जाते हैं और बेख्तियार मेरे मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है कि ऐ अल्लाह हम सब की बेटियों और बहनों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख, आमीन। लेकिन नाज़रीन, इस सारे वाक़े में एक बड़ी ही अजीब बात है कि रियासत जो है वो मजलूम औरत की मदद के लिए क्यों ना पहुँच सकी। इसलिए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरियों के जानों के मुहाफ़िज़ पिछले 2-2.5 घंटों से ये तय करने में लगे हुए थे कि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पेट्रोलिंग किसकी जिम्मेदारी है। 2 घंटे पहले जो ही ड्राइविंग करती औरत की गाड़ी धचके से रुकी तो इसे अंदाज़ा हो गया कि इसने लाहौर से गुजरांवाला वापसी की जल्दी में पेट्रोल चेक नहीं किया था। इसने फ़ौरन 130 पर मोटरवे पुलिस को फ़ोन किया और अपनी बीती सुनाई। उधर से जवाब आया, बीबी जहां से आप बोल रही हैं इसका चार्ज हमारे पास नहीं है। इन्होंने औरत को एक और नंबर थमा दिया। औरत ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर वहां फ़ोन किया तो जवाब आया, अच्छा हम कुछ करते हैं। वो औरत शहर से ज़्यादा दूर नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा वहां तक 15-20 मिनट में इमदाद जो है वो पहुंच सकती थी, मगर 2 घंटे गुजर गए और वहां पर कोई ना आया। इसी दौरान वो ट्रेजिडी हो गई जिस पर फर्श ही नहीं अर्श भी नाज़रीन कांप उठा। अब यहाँ मैं नाज़रीन ये भी बात करता हूँ कि इस सारे अंदोनाक वाक़े के बाद हमारे रवैयों पर और साथ ही कि अब तक इस औरत पर इस हाने के बाद क्या बीत रही होगी। अब ज़रा अपने रवैयों की फ़िल्म देखते जाएं और सुनता जा और शर्माता जा। मगर हमने नाज़रीन एक मुद्दत से शर्माना जो है वो भी छोड़ दिया है। सबसे पहले तो CCPO लाहौर ने बजाय कि वो इस औरत की हमदर्दी करते और कहा जाता कि बेटा मैं इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मामला सरासर उलट निकला और कहा गया कि औरत क्यों निकली, इधर से क्यों गई, उधर से जाना था, वगैरह वगैरह। जो बाद में नाज़रीन CCPO लाहौर को आवाम से सख्त तनकीद की वजह से इस बात का भी एहसास जो है वो जल्दी हो गया कि इन्होंने गलती की है और इस पर इन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन खातून के ज़ख्मों पर मज़ीद नमक छिड़कने के लिए हर किसी की जानिब से मुख्तलिफ बयानात सुनने को मिले। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ, लेकिन किसी ने ये ना कहा कि इस खातून की अब कैफियत क्या है, इस आने के बाद उस खातून पर क्या बीत रही होगी। कोई अपनी रेटिंग बढ़ाता रहा तो कोई इस चक्कर में कि जी हमने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की है कि फलां जगह पर ये वाक़या हुआ है। आप ज़रा नाज़रीन यहाँ ये सोच के देखिए कि जिस औरत को बच्चों के सामने अपनी हवस का निशाना बनाया जाए उसका हाल क्या होगा। हमारा मुआशरा जो कि वैसे ही औरत पर उंगली उठाने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढता रहता है, इन बच्चों का क्या हाल होगा जिन्होंने अपने सामने अपनी जन्नत को इन वैशी दरिंदों का निशाना बनते देखा होगा। हमारे रवैयों और बयानात पर यह सब तमाशा देखकर वो औरत भी कहती होगी कि खुदारा अब बस कर दो, अब मेरा और तमाशा ना बनाओ। नाज़रीन, हम असल में जो कि कभी अपने गिरिबां में नहीं झांकते, लेकिन हमारी नज़रें जो हैं वो हमेशा से दूसरों के गिरिबां पर ज़रूर होती हैं। और तो और इस वाक़े का असल फ़ायदा उठाया गया मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वालों ने। मगर कोई इनसे पूछे कि कौन सा जिस्म, कौन सी मर्जी, ओ बीबी तुम्हारा जिस्म अल्लाह की मर्जी है। नाज़रीन, ये सब तो सिर्फ इस ताक में थी कि इनको कोई शिकार मिले, इनको कोई मौका मिले ताकि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी का रोना पीट सके और पाकिस्तान की जो रही सही इज्जत है इसका भी जनाजा निकाल सके। हक बात तो ये थी कि मुतालबा करना ही था तो ये किया जाता कि इन जैसे दरिंदों को सरेआम लटकाया जाए। लेकिन इस पर भी पीपल्स पार्टी की रुकन शेरी रहमान जो है वो फरमाती हैं कि मैं सरेआम फांसी की मुखालफत करती हूँ और
ہماری پارٹی جو ہے وہ بھی سرے عام پھانسی کے مخالف ہے۔ اور ساتھ میں یہ مزید فرماتی ہیں کہ جو جنرل ضیاء الحق نے سرے عام پھانسی دی تھی وہ محض انہوں نے ایک سرکس لگائی تھی، اس کے بعد بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ تو ادھر اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ ہمارے ملک کا کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ کسی ملک کا تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں بڑے تم تراک سے کسی بڑی شاہراہ کا افتتاح کر دیا جائے، ٹول ٹیکس رات دن کے 24 گھنٹوں میں وصول کیا جائے، اور وہاں نہ سروس ایریا ہو، نہ پیٹرول پمپ ہو، اور نہ پیٹرولنگ پولیس، اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی ہو؟ تو پھر آپ نے سڑک کیوں کھولی اور آپ ٹول ٹیکس کیوں لے رہے ہیں؟ آپ وہاں سے گاڑیوں کو کیوں آنے دے رہے ہیں، اور کم از کم شام 6 بجے کے بعد بیریئر رکھ کر سڑک کو بند کر دیں؟ مگر یہاں کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں سب چلتا ہے۔ ہفتے کے روز ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آئی جی پنجاب انعام غنی نے مشتبہ ملزموں کے ناموں کے قبل از وقت افشا کا الزام میڈیا پر عائد کیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس خبر کے لیک ہونے پر ملزم فرار ہوئے۔ ملک میں جنسی درندگی کے واقعات ناقابل یقین حد تک بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ لاہور اسلام آباد موٹر وے جس کی سیکیورٹی اور سیفٹی ضرب المثل تھی، اب آئے روز ڈاکوؤں اور لوٹ مار کی آماج گاہ بنتی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے میں ایک واقعہ ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ 1980 کی دہائی میں ابھی ریاض جو ہے وہ طائف موٹر وے نہ بنی تھی، اور صحراؤں سے ہوتی ہوئی ایک پرانی سڑک سے لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ حکومت کو ایسی اطلاعات ملی کہ صحرا میں بدوؤں نے بعض گاڑیوں کو روکا، مسافروں کو لوٹا، اور اکا دکا خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات بھی ہوئے۔ حکومت نے اس کا نہایت سنجیدگی سے نوٹس لیا۔ وہ خطرناک علاقے سے گزرنے سے پہلے گاڑیوں کو روکتے، چند گاڑیوں میں خود پولیس والے سفید کپڑوں میں جاتے اور ڈاکوؤں سے نبرد آزما ہوتے۔ گز کے چند دنوں میں انہوں نے ہیلی کاپٹروں اور گاڑیوں کے ذریعے مجرموں کا صحرا میں پیچھا کر کے انہیں پکڑ لیا۔ ناظرین، ان مجرموں کے مقدمات کو تسلسل کے ساتھ سنا گیا، اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عدالت نے ان کے سر قلم کر دینے کا فیصلہ دیا۔ اس فیصلے پر فلفول عمل ہوا، اور 3 روز تک ڈاکوؤں کی لاشیں ریاض کے چوراہوں میں درس عبرت کے لیے لٹکتی رہیں۔ امن و سلامتی کے لیے بادشاہت نہیں، سچا فولادی عزم و ارادہ درکار ہوتا ہے۔ جاپان اور یورپ کے اکثر جمہوری ممالک میں بھی مثالی امن قائم ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں لا ہے اور نہ ہی آرڈر، اور اتنی قانون شکنی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ امن و سلامتی حکومت کی اولین ترجیح نہیں۔ جنسی درندگی، چوریاں اور ڈاکے، تعلیم سے دوری اور بے روزگاری نے یہ سارے مسئلے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب تک حکمران اپنے رویے نہیں بدلیں گے اس وقت تک ایسے سانحے ہوتے رہیں گے۔ اللہ جو ہے ہمیں اس طرح کے ٹریجڈی سے محفوظ رکھے۔ اور آخر میں اس سارے معاملے کا ناظرین ایک ہی ازالہ ہے کہ ان درندوں کو سر عام لٹکایا جائے تاکہ اس خاتون کو کچھ تو راحت مل سکے۔ تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔